हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज से इंटरनेशनल बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि एमकॉम के 4th सेमेस्टर का एक पेपर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अब हम आज से इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसकी यूनिट 1 की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें देखेंगे स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या यूज़ की जाती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस को एक अच्छा बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अब देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस एनकम्पास ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आती है जो कि प्लेस करती है, मतलब जो कि देखी जाती है किसके अंदर, प्रमोट करने के लिए। मतलब अगर हमें प्रमोट करना है या ट्रांसफ़र करना है अपने गुड्स को, सर्विसेज को, रिसोर्सेज को, पीपल को, आइडियाज़ को, टेक्नोलॉजीज़ को अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज़। मतलब अगर हमें अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ किसी भी चीज़ का ट्रेड करना है, गुड्स इन सर्विस के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, पीपल का ट्रेड करना है, आइडियाज़ का करना है, टेक्नोलॉजीज़ का करना है, तो वो होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। तो हमने बात करी इंटरनेशनल बिजनेस की। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस और मल्टीनेशनल। इंटरनेशनल होता है मतलब जब हम अपनी बॉर्डर से बियॉन्ड, मतलब कुछ उनसे दूर कुछ काम करते हैं। मल्टीनेशनल मतलब अपनी कंट्री के अंदर जब किया जाता है। इंटरनेशनल कंपनीज आर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर। मतलब जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है वो या तो इम्पोर्टर होती है या फिर एक्सपोर्टर होती है, जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है आउटसाइडर। मतलब होम कंट्री से कोई भी आउटसाइडर ये नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। मल्टीनेशनल के अंदर क्या आता है, इट हैव एन इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री। इसका मतलब है जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, बट डू नॉट हैव कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग। मतलब हम उन्हें कोई ऐसा नहीं है कोई किसी चीज़ का प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं इन ईच कंट्री, मोर फोकस्ड ऑन अडॉप्टिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू ईच इंडिविजुअल लोकल मार्केट। इसके अंदर मतलब हम अडॉप्ट कर लेते हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को, किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, लोकल मार्केट के अंदर। तो ये आता है हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज। अब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपनीज। इट हैव इन्वेस्टेड आर प्रेजेंट इन मैनी कंट्रीज। मतलब हम इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट करते हैं कई सारी कंट्री के अंदर। इसके अंदर था अदर कंट्री एंड इसमें मैनी कंट्रीज। दे मार्केट देयर प्रोडक्ट थ्रू द यूज ऑफ द सेम कोऑर्डिनेटेड इमेजेस ब्रांड इन ऑल मार्केट। मतलब इसके अंदर हम उसके इमेज का, ब्रांड का, मतलब किसी भी चीज़ का यूज़ करके किसी दूसरी कंट्री के साथ अपना ट्रेड बढ़ाए। Generally, more one corporate office that is responsible for global strategy, emphasis on volume, cost management and efficiency। मतलब इसके अंदर क्या है, हम ग्लोबल स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। मतलब ये किसके लिए पूरी तरह से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके अंदर हमारा सारा एम्फेसिस, मतलब सारा फोकस किसके ऊपर होता है, वॉल्यूम के ऊपर होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर होता है और एफिशिएंसी के ऊपर होता है। तो ये बात हुई हमारी ग्लोबल कंपनी की। अब फोर्थ आता है हमारा ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन ऑपरेशंस के अंदर, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। हैव अ सेंट्रल कॉर्पोरेट फैसिलिटी, जो कि हमें एक सेंट्रल कॉर्पोरेट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाता है जिससे कि हम अच्छा डिसीजन ले सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके और मार्केट पावर का यूज़ कर सके टू ईच इंडिविजुअल फॉरेन मार्केट्स। तो ये अभी हमने देखे इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच में डिफरेंस। मतलब ये 4 डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। अब हम केस स्टडी की बात करते हैं फोर्ड कंपनी की। तो जो फोर्ड कंपनी है वो एक फोकस स्ट्रैटेजी का यूज़ करती है। ये हमारी एक यूरोपियन एंड अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर कोई भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद है इसके अंदर क्या है, मतलब हाई कॉस्ट का यूज़ किया जाता है जिससे कि वो प्रॉफिट को मतलब कम कर सके, कम दिखा सके। 2008 और 9 के अंदर इस कंपनी के अंदर क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, जिसके बाद इन्होंने एक अपनी कंपनी की एक स्ट्रैटेजी को प्रोड्यूस करा, मतलब लॉन्च किया, वन फोर्ड स्ट्रैटेजी। इसका इन्होंने यूज़ करा जिसके अंदर इन्होंने 15 प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा और रिड्यूस कर दिया, मतलब 5 प्लेटफॉर्म्स के अंदर। मतलब पहले ये 15 का यूज़ कर रहे थे, बट आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस तो ये लोग एक न्यू कंपनी की स्ट्रैटेजी को लेकर आए जिसके बाद इन्होंने 5 प्लेटफॉर्म कर दिया, 15 to 5 कर दिया। तो इसके अंदर उन्होंने किसको लॉन्च किया, फीस्टा, फोकस एंड एस्केप। कॉस्ट रिड्यूस कर दी इन्होंने $50 बिलियन तक, $50 बिलियन तक इन्होंने अपने कॉस्ट का रिडक्शन कर दिया।
इसके अंदर मतलब क्या करा इन लोगों ने, जो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उन लोगों के ऊपर मतलब फोकस किया ज़्यादा, और एंटर करने लग गए ये लोग डेवलपिंग नेशंस के अंदर, जिससे कि इनका लो प्राइस के अंदर उन कंट्रीज़ के अंदर इजीली अपने मतलब वहाँ पे जाके लॉन्च हो सके। फिर इसके अंदर बाद आता है स्ट्रैटेजीज़ और फर्म्स, मतलब स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या यूज़ की जाती है मतलब फर्म्स के अंदर। एंटरप्राइज वैल्यूएशन, सबसे पहले हम वैल्यूएशन करते हैं अपनी एंटरप्राइज का, जिसके अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी अगर हम किसी एंटरप्राइज का चूज़ करते हैं तो। सेकंड इज़ प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ कैसी होएगी। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो पाएगी या फिर हम उसके अंदर ऐड वैल्यूज़ करें जिससे कि हमारे प्राइस को कुछ रेस मिल सके। प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर आता है सेल मोर इन एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। उसके बाद आता है हमारा एंटर न्यू मार्केट, उसके बाद एंटर करना न्यू मार्केट के अंदर। वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएशन, VPC, इसके अंदर हम 3 एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। V-P का मतलब होता है कंज्यूमर सरप्लस पर यूनिट, जो कि किससे लिंक्ड होता है P-C से। P-C का मतलब होता है कि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है किसी भी यूनिट को सोल्ड करने पे। V-C का मतलब होता है वैल्यू क्रिएटेड पर यूनिट, मतलब कितनी वैल्यू मिल पा रही है। अब उसके बाद हम देखते हैं माइकल पोर्टर की स्ट्रैटेजी, मतलब इसकी कौन सी इसने स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी। तो इसके अंदर ये क्या यूज़ करता था, अपनी कॉस्ट को है ना कम रखता था जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और दूसरा ये डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी का यूज़ करता था, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ करना। तो ये होता है हमारा माइकल पोर्टर की स्ट्रैटेजी। तो अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसके अंदर क्या है, ये फर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का और प्रोक्योरमेंट का। ये कुछ उसके साथ में एक मार्जिन रखता था जिससे कि वो उसको कंप्लीट कर पाए। तो ये होती है इसकी सपोर्ट एक्टिविटीज़ जिसका ये हमने यूज़ करना है। तो इसके अंदर हमारे 5 कंपोनेंट्स आते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड और मार्केटिंग एंड सेल्स। फिर लास्ट आता है हमारा सर्विस, मतलब क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये हो गई हमारी 5 प्राइमरी एक्टिविटी। अब हम एक और केस स्टडी देखते हैं क्लियर विजन की। तो ये जो हमारी कंपनी है ये एक USA बेस्ड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है आईवियर, मतलब ये किसकी है, मतलब जो ग्लासेस वगैरह होती है ना उनकी कंपनी है ये क्लियर विजन। तो अब उसके बाद आता है ये मतलब किसके द्वारा डेवलप की गई थी, डेविड ग्लासमैन के द्वारा। ग्रॉस रेवेन्यू मोर देन 100 मिलियन एनुअली, मतलब कितना इसको प्रॉफिट होता था, $100 मिलियन का एनुअली प्रॉफिट होता था। ये स्टार्ट करा था इसने हांगकांग के अंदर। इसने इस्टेब्लिश करी थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को हांगकांग के अंदर। दे शिफ्टेड टू मेनलैंड, उसके बाद इसने मेनलैंड के अंदर शिफ्ट कर दिया। देन कोलैबोरेटेड विद फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिज़ाइनर आईवियर, मतलब उसके बाद इसने अपनी कंपनी का कोलैबोरेशन कर दिया, मतलब किसके साथ मिल गया, डिज़ाइनर आईवियर के साथ में मिल गया। फिर लास्ट में मतलब इसकी क्या स्ट्रैटेजी रही कि मतलब क्लियर विजन स्टेटस दे पाए मतलब आई डिविजन्स के अंदर। फिर ये हमने देखी केस स्टडी क्लियर विजन की। अब हम बात करते हैं वाई कंपनी नीड टू एक्सपेंड ग्लोबली, मतलब कंपनीज को क्या ज़रूरत पड़ती है कि मतलब उसको ग्लोबली वो एक्सपेंड करने लग जाती है, मतलब ग्लोबली अपनी कंपनीज को बढ़ाने लग जाती है। तो इससे मतलब उसे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो सैचुरेटेड डोमेस्टिक मार्केट, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही सीमित रह जाए, मतलब ये है कि ग्लोबली जाना, मतलब अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो ट्रेड करेंगे ही करेंगे और साथ के साथ इंटरनेशनली भी करेंगे। जोग्राफिकली एडवांटेज, मतलब जोग्राफिकली लोकेशन बेस पर मतलब उसे एडवांटेज मिलता है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है, कॉम्पिटिटिव पैरिटीज़ का यूज़ किया जाता है, टैक्स की सेविंग्स हो जाती है, ल्यूरेटिव फॉरेन मार्केट्स का यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का यूज़ होता है और इंक्रीजिंग ब्रांड वैल्यू। तो मतलब जो हमारी ब्रांड वैल्यू है वो भी क्या होगी, अगर बढ़ेगी, अगर हम अपनी ग्लोबली भी हम क्या करेंगे, कंपनीज एक्सपेंड करने लग जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस पेजेस की अगर आपको PDF चाहिए हो तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।